जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले अध्याय में फिजिक्स पार्ट के हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हो दो चित्र मैंने यहां पर बनाए हैं। एक में मैंने कांच ऊपर रखा है, नीचे वायु माध्यम है अर्थात ऊपर सघन है, नीचे विरल है। दूसरे चित्र में ऊपर वायु माध्यम है यानी विरल है, नीचे हमारा कांच की कोई पट्टिका रखी है, ये हमारा सघन है। आप देखो इस किरण को सीधे जाना चाहिए तो ये अवलंब से दूर हटती है और इसलिए अवलंब की ओर झुकती है। यदि माध्यम बदल रहे तो इनमें विचलन भी बदल रहा है। यदि इससे स्पष्ट है कि इन दोनों में विचलन हो रहा है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग कॉपी में लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं। दोनों चित्रों में केवल माध्यम का डिफरेंस है, बाकी लगभग काफी चीजें सेम मिलेंगी। तो देखते हैं यहां पर M1 और M2 एक हमारा सीमा अवस्था है। तो ये ऊपर कांच की पट्टिका हो गई, नीचे माध्यम वायु है। यहां पर ऊपर वायु नीचे कांच की पट्टिका है। तो ये इस समय जो रेखा है ये सीमा पृष्ठ का कार्य करेगी। एक प्रकाश की किरण हमने ए बी डाली, वो सीमा पृष्ठ के बिंदु बी पर पड़ी और अपवर्तित होकर बीसी दिशा में चली। तो आप लोग देख रहे हो कि जो किरण हमने डाली उस ए बी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में जो जा रही है अपवर्तित होकर बीसी किरण को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। डाली जाने वाली किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम में जो निर्गत हो रही बीसी किरण को हम अपवर्तित किरण, और जो आ रही किरण है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है, यहां पर देख रहे हैं बिंदु कौन है, बी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहां पर भी आपतन बिंदु है, यहां पर ए भी आपतित किरण है और बीसी अपवर्तित किरण है। आपतन बिंदु बी पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा N1 B N2 को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। वही चीज यहां भी है, यहां भी N1 B N2 अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण हो गया, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण हो गया। यहां भी M1 M2 हमारा सीमा पृष्ठ है। बस अंतर क्या है, यहां हम कांच से वायु में गए थे अर्थात कह सकते हैं सघन से विरल में गए थे, और यहां हम वायु से कांच में प्रवेश किया अर्थात विरल से सघन में गए। तो यहां पर एक बात आती है कि आखिर विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए, यदि अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, तो इससे तुलना करेंगे हम, किसी चीज की तुलना करके किस चीज को बताएंगे। अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो दूसरे माध्यम को इसको इसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष हम लोग क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। अब यहां पर देखिए, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी इससे तुलना हो रही है, क्या कहते हैं लोग, सघन माध्यम कहते हैं। यानी जब
अपवर्तित किरण अवलंब की ओर झुकती है तो उस समय दूसरा माध्यम सघन होगा, और जब अविलंब से दूर हटती है उस समय हमारा ये कौन सा माध्यम होगा, विरल होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। देखिए वहां पर हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार यहां प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला नियम आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है, ये पहला नियम होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु B पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं दूसरे नियम की। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब एक ही रंग के प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या मीन्स क्या होगी? साइन, यानी साइन आई हो गया, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर हो गया, का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। इस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां से हम लोग बात करेंगे, ये नियतांक जो होता है हमारा, ये अपवर्तनांक में कन्वर्ट होता है, अपवर्तनांक। अब सबसे पहले बात आएगी अपवर्तनांक क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक की तो हम लोग जानते हैं देखिए हमने लिखा था साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो आपने दोनों चित्र भी मैंने बनाए थे, उसमें देख रहे थे कि यदि पहले माध्यम के सापेक्ष, यदि पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के लिए इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के लिए इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एन से। यदि मान लो पहला माध्यम वायु है, तो वायु को हम लोग क्या कहते हैं? एयर, तो इसका ए ले लेंगे। और दूसरा माध्यम हमारा क्या है? दूसरा माध्यम कांच है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लास। तो जब किसी चीज को लिखेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां हो जाएगा ए एन जी बराबर साइन आई और बटे साइन आर, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इसी में आता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। बात करते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको भी बता रहे हैं। मान लीजिए हमने सीमा पृष्ठ ले लिया, मतलब ये कांच की पट्टिका ही ले लेते हैं। ये हमारी पी क्यू आर एस कांच की पट्टिका होगी। इस पर हमने एक अभिलंब डाला, एक प्रकाश की किरण
वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब तो झुकेगी, यानी ये हमारा माध्यम क्या है, वायु, तो किस लिए काम करेगा, विरा, इसको 1 मान लेंगे। ये 2 दूसरा माध्यम क्या है, कांच, तो ये काय का काम करेगा, सहन का। आप देख रहे हैं ए बी सी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये कांच की पट्टिका है, एक प्रकाश की किरण, मैंने पूरा वही बना दिया। यहां पर जो कांच की पट्टिका है PQRS, तो जब ये ऊपर वाला माध्यम वायु है, ये कांच हो गया, तो यहां पर जो रेखा PQ होगी वो किसका कार्य करेगी, सीमा पृष्ठ का। किसका कार्य करेगी, सीमा पृष्ठ का। ये सीमा पृष्ठ का कार्य करेगी, और जब ये सीमा पृष्ठ का कार्य करेगी तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कि यदि वायु से हम कांच में जाते हैं, ध्यान देना, तो ए बी हमारी क्या हुई, आपतित किरण, और BC क्या है, अपवर्तित किरण। उस समय आपतन कोण आई है, आपतन कोण क्या है, आई, और अपवर्तन कोण क्या है, R। तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन A and G, तो साइन आई बटे साइन R, यानी साइन आई बटे साइन R। अगर मान लो हम कांच से वायु में जाते हैं, तो अगर हम CB जाएंगे तो हम BA जाएंगे। उस समय आप लोग देख रहे हो जब वायु से कांच में आए थे तो अभिलंब को झुके थे, अब हम कांच से वायु में जाएंगे तो अभिलंब से उलट रहे हैं। इसी को हम कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये उस समय हमारा आपतन कोण क्या होगा, R, और अपवर्तन कोण क्या होगा, I, यानी लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, तो GNA लिखेंगे, क्योंकि अब कांच पहले है, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन R और बटे साइन I। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1, इसको 1 और इसको 2 दे देंगे। इन दोनों में तुलना करो, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम लिखें, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से A and G मल्टीप्लाई GNA बराबर साइन I बटे साइन R इंटू साइन R बटे साइन I। तो साइन I से साइन I कट जाएगा, साइन R से साइन R कट गया, तो क्या बचा, 1, यानी A and G मल्टीप्लाई GNA इक्वल 1। तो यहां से अगर निकालेंगे क्या आएगा, ANG बराबर 1/GNA। ये एक हमारा संबंध निकल आया प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का। क्या बना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। मान लीजिए एक सवाल आता है 2 नंबर का, वो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। एक छोटा सा एग्जांपल है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक सिंपल, तो GNA बराबर 1/ANG होगा, तो 1/3/2, तो आपका क्या है, 2/3, व्युत्क्रम हो गया। ये आता है, ये 2 माध्यम का, ऐसे 3 माध्यम का भी होता है। अगर हम 3 माध्यम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम वायु लेंगे, 3 माध्यम की हम बात करते हैं, तो देखिए जब हम 3 माध्यम की बात करते हैं, जैसे 3 यानी कि समांतर पारदर्शी माध्यमों के लिए अपवर्तनांक में संबंध, एक ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक। अब देखिए इस पर ये अभिलंब डाला हमने, यानी वायु से जल में जाएंगे, ऐसे होगी। इस पर ये अभिलंब डालेंगे, तो ये फिर इसमें जाएंगे कांच में, ये आएंगे, और जब पुनः हम वायु में निकलेंगे तो उसी माध्यम से निकले, इस माध्यम से आएगा। आप लोग देख रहे हो O सीमा, A B C D, ये हमारा क्या है, वायु, ये जल, कांच,
और ये 1। यहां पर हम वायु को 1 से, जल को 2 से, कांच को 3 से और पुनः वायु को 1 से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि ये जल है ऐसे होगा, ये कांच है तो यूं होगा, कैसे बना सकते हैं, दिखाना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर 3 समांतर पारदर्शी माध्यम है, 1 2 3, वायु, जल, कांच। जब वायु और जल की बात करूंगा उस समय ये विरल होगा, ये सघन होगा। जब हम जल और कांच की बात करेंगे तो यहां पर जल विरल है और कांच हमारा सघन होगा, और जब कांच और पुनः वायु की बात करेंगे तो ये हमारा सघन हो जाएगा और ये विरल। जो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में, जिस कोण से प्रवेश करती है, उसको जब भी वो माध्यम मिलेगा उसी एंगल से वो निर्गत होगी। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारी आपतित किरण आई OA, वायु और जल की मात्रा है, यहां पर टकराई और AB दिशा में चली, उस समय ये कोण कितना होगा, I1। कितना होगा, आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1। अब चूंकि ये दोनों समांतर है तो ये क्रिया रेखा है तो ये भी हमारा R1 होगा, लेकिन जब अपवर्तन होगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये भी R2 रहेगा, समांतर है। और जब बाहर निकलेंगे किससे निकलेंगे, I1 से। पुनः एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमा पृष्ठ वायु और जल का। ये सीमा पृष्ठ है, एक प्रकाश की किरण OA डाली, अविलंब पर बिंदु A पर आपतित हुई और AB दिशा में डाली, उस समय हमारा आपतन कोण I1 है, अपवर्तन कोण R1। जब हम जल और कांच की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर और पारदर्शी माध्यम है, तो ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो इसलिए इसके लिए जो आपतन कोण है वो R1 ही होगा, लेकिन विचलन होगा जब जल से कांच में जाएंगे तो क्या होगा, R2। पुनः यहाँ पर ये R2 होगा, क्योंकि समांतर है तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, और जब बाहर वायु में निकल रहा है तो I1 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे आपको डेरिवेशन बता रहा हूं यहाँ पे कि वायु से जल में, तो हम वायु जल कांच 1 2 3 नाम दिया है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का प्रश्न 1 और 2 बराबर, तो क्या होगा, आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1, तो साइन I1 बटे साइन R1 नंबर 1। दूसरा, जब जल और हम कांच में जाएंगे 2 और 3 बराबर, उस समय आपतन कोण R1 ही होगा, क्योंकि ये समांतर है, ये क्रिया रेखा, ये एकांतर कोण है, लेकिन अपवर्तन कोण हमारा बदल जाएगा, तो क्या होगा, R2, तो साइन R1 बटे साइन R2 नंबर 2। अब हम कांच से पुनः वायु में जा रहे हैं, तो 3n1 बराबर साइन R2 और साइन I1। क्यों, हम लोग देख रहे हैं कि आपतन कोण R2 हो जाएगा, समांतर है, क्रिया रेखा है, एकांतर कोण है, लेकिन ये I1 कैसे हुआ, क्योंकि जब हम वायु माध्यम में प्रकाश की किरण डाली थी तो I1 एंगल से गई थी, तो हमने भी आपको बताया था जब भी उसको माध्यम मिलेगा उसी एंगल से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I1। अब इन तीनों को ले लेते हैं, समीकरण 1 2 व 3, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 और 3, 3 और 1 बराबर साइन I1 बटे साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 बटे साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 बटे साइन I1। साइन I1 से साइन I1 कट गया, साइन R1 से R1, R2 से R, तो क्या बचा, यानी कि आपका बचेगा 1 और 2 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 बराबर 1। यहां से निकालें 2 और 3 बराबर, इन दोनों का अपॉन में चला जाएगा, 1 और 2 इंटू 3 और 1। अभी हम लोगों ने प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ी थी, अगर हम 3 और 1 निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 और 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 3 बराबर आ गया 1 और 3 बटे 1 और 2, यानी दूसरे
सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक और पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। एक ये हमारा संबंध किसी पर, दूसरा माध्यम क्या था, जल, तीसरा क्या है, कांच, पहला क्या है, वायु, रख सकते हो। कभी कभी सवालों में क्या होता है, कांच की जगह कोई हीरा दे देते हैं, जल की जगह कोई दूसरा द्रव दे सकते हैं। तो यहाँ ये तो WNG बराबर ANG अपॉन ANW। W मीन्स वाटर यानी जल, G मीन्स ग्लास यानी कांच, A मीन्स एयर यानी वायु। तो ये हमारा संबंध हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए, अगर आप क्रांतिक कोण जान जाएंगे तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना है, क्रांतिक कोण, कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण किस माध्यम के लिए संभव है। तो ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं दो चित्रों के माध्यम से। ये अगर विरल है, मान लीजिए ये यहां पर सघन है, यहां पर हमने ऊपर सघन लिया, नीचे हमने क्या लिया, विरल। हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश की क्या विरल से सघन में जाती अवलंब की ओर झुकती है, निश्चित तौर पर झुकती है, और जब सघन से विरल में आती है तो अवलंब की ओर, अवलंब से दूर हटती है। क्योंकि क्रांतिक कोण की डेफिनेशन है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश है। तो स्वाभाविक यहां कभी भी 90 अंश नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। अर्थात विरल से सघन के लिए क्रांतिक कोण असंभव है, यानी ये कभी नहीं होगा। विरल से सघन के लिए क्रांतिक कोण असंभव है, क्योंकि किसके लिए संभव है, सघन से विरल के लिए। अब देखिए थोड़ा सा, ये हमारा सघन माध्यम, नीचे हमारा विरल माध्यम। हमने जब इस एंगल से डाला, ये निकला, थोड़ा और बढ़ाएंगे आप तक तो ये जाएगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हमारा ये जाएगा। यानी वह आपतन कोण, देखिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो, 90 अंश। तो वही आपतन कोण हमारा किसके बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से ऐसे बना सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको 2-3 तरह से बना के दिखा रहा हूं। आप लोग लिखेंगे, सीमा प्लस बनाएंगे, अभिनव डालेंगे, एक किरण ये लेंगे और दूसरी किरण ये लेंगे। ये आई होगा और ये आर होगा 90 अंश। ये और ऊपर वाला आपका सघन माध्यम होगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, विरल माध्यम। A B C M1 N, यानी कि अगर देखा जाए जो इसका भी डेरिवेशन होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिक कोण की, जिसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण। चूंकि आपतन कोण है, आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, ये डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे यहां पर काय की बात करेंगे कि क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध। ठीक, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध की बात करेंगे। यदि मान लेते हैं पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच, तो हम जानते हैं 1n2 बराबर sin i अपॉन sin r। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर। यहां लिखेंगे, यदि आपतन कोण
आपतन कोण आई किसके बराबर हो जाए? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाए, तब जो हमारा अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण R वो 90 अंश के बराबर होगा। रख दीजिए तो 1 बराबर साइन आई की जगह C और R की जगह 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 बराबर साइन C/1। तो यहां से हम 2n निकालें तो 1n होता है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन हो जाएगा 2n1 बराबर 1/sin C। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां विरल से सघन है, मतलब क्रांतिक कोण में सघन से विरल होना चाहिए। क्योंकि यहां पर एक को हमने वायु माना है, दो को कांच माना है, जबकि हम जा रहे हैं कांच से वायु में। तो ये हमारा हो जाता है संबंध। कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण की ज्या अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या कह सकते हैं कि दूसरे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एक हमारा टॉपिक और बचता है इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यही से हम लोग समझेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में संभव है, दूसरे माध्यम में नहीं। लेकिन यहां पर एक घटना होती है हमारी कि दो माध्यम में भी हमारी परावर्तन की घटना होती है, इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? यदि क्रांतिक कोण का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने इतना बढ़ाया था, इतना हुआ, धीरे धीरे इतना बढ़ाया कि अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 अंश। अब वो ये कहता है कि यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो हमारी जो दूसरी किरण है वो दूसरे माध्यम में नहीं जाती, बल्कि उसी माध्यम में परावर्तित होती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा अधिक कर देंगे, यानी पहले से थोड़ा बढ़ा देंगे, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती, बल्कि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तेजी से उस समय दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर, जिस एंगल से डालोगे उसे। लेकिन ध्यान रहे ये सघन से विरल के लिए भी संभव है, विरल से सघन नहीं होता है। जिस प्रकार क्रांतिक कोण हमारा सघन से विरल में होगा, विरल से सघन में नहीं होगा, उसी प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना सघन से विरल, क्योंकि ये क्रांतिक कोण के बाद के एंगल की बात है। उससे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा करेंगे तब हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इसके कई हैं, दैनिक जीवन में देखते हो रेगिस्तान में मारीचिका हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेगिस्तान में टोटल रेत है, दूर से देखने पर किसी व्यक्ति को पेड़ होते हैं झाड़ के बड़े बड़े, तो उनको लगता है उसकी छाया नीचे बन रही है, तो लगता है दूर से वहां पानी भरा है। कैसा नहीं है, वहां पर जो हमारी वायु है वो सघन और विरल, गर्म और नमी, मतलब वायु में भी अंतर है, कोई ज्यादा गर्म है, कोई हल्की गर्म है, तो वहां पर भी हमारे माध्यम बदलते हैं, मतलब दो तरह के माध्यम हो जाते हैं। और वहां पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है, जिसके कारण ये उल्टे पेड़ हमको दिखाई देते हैं नीचे की ओर। जैसे कोई पेड़ है, ऐसे हमारा पेड़ है, तो उसका हमें क्या दिखाई देगा? नीचे की तरफ। जैसे इधर हमारा कोई पेड़ बना है, उसकी पतली में ऐसे बनाए दिखाई देगा कि नीचे है। तो दूर से लगेगा कि कोई तालाब या कोई ऐसा जलाशय है जहां पर उसकी छाया बन रही है, क्योंकि ऐसा वहां संभव नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं कोई तालाब है, पानी का प्रबंध नहीं होता है। तो ये हमारी घटना किसके कारण थी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण थी। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे संबंधित कुछ सवालों के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और जो मैंने डेफिनेशन हो रही है टॉपिक को, उनको धीरे धीरे से अपनी वीडियो को पुश करेंगे, पूरा सुनेंगे, कॉपी फेयर